हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे जो कि 30 जुलाई से लेके 5 अगस्त 2023 तक के हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स हैं। पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और इनकी जो PDF है वो आपको पता है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर ईजिली मिल जाती है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। प्रिंट निकाल कर बैठिएगा, चीज़ों को सीखिएगा साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला करंट अफेयर जिसमें क्या लिखा गया है, कहता है अब ध्यान से समझिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आता है और किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। कहता है द 4th एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप ECSWG, 4th एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग एंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है कहां पर, चेन्नई में। और चेन्नई कहां पर आता है भाई, तमिलनाडु में आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास हो गया कि क्लाइमेट से रिलेटेड और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड एक मीटिंग हुई है और वो कहां पर हुई है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में हुई है, चेन्नई में हुई है। ठीक है, आगे कहता है 3 दिन की ये मीटिंग है। ब्रॉट टुगेदर अराउंड कितने डेलीगेट्स आए थे, 300। कितने डेलीगेट्स थे यहाँ पे, 300 थे। और कहां से थे भाई, फ्रॉम G20। आप सबको पता है कि इंटर गवर्नमेंटल क्या है अपने पास, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें, एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, सॉरी, अगर हम बात करें जिसमें 19 कंट्रियां हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। आप सबको पता है, ठीक है, 19 कंट्रीज हैं और क्या है साथ में, एक यूरोपियन यूनियन है। कहता है मेंबर कंट्रीज एंड इनवाइटी कंट्रीज एंड सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब फोकस किस पे किया गया है, इस बात को समझेंगे। कहता है विद द फोकस ऑन फाइनलाइजिंग मिनिस्ट्रियल आउटकम एंड द प्रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट्स ऑन द टू ब्रॉड ट्रैक्स। दो चीजों के ऊपर ज्यादा बात है, एक है एनवायरमेंट और एक की आप बात करते हो क्लाइमेट। ठीक है, समझिए बेटा, आप सबको पता है कि जो आजकल हम बरसात की वजह से अपने पास डिजास्टर देख रहे हैं, ठीक है, जो भी हो रहा है अपने पास, ठीक है, जैसे नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया है हमने आधा पौना। तो उन्हीं सब चीज़ों को फ्यूचर के लिए भी प्रोटेक्ट करने के लिए, सब चीज़ों को, नेचर, उन सब चीज़ों को फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी मीटिंग्स कराई जा रही हैं। ठीक है, बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। कहता है द रिसोर्सेज एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन वाज लॉन्च्ड बाय भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव कौन है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। और ये कौन सी मीटिंग थी, तो मैंने अभी आपको बता दिया, ये 4th नंबर की मीटिंग थी। ठीक है, चलिए अब ये हो गई आपके पास पहली न्यूज। अब इसके साथ थोड़ा सा स्टैटिक भी देखते हैं। जब हम चेन्नई की बात करते हैं, आप सबको पता है चेन्नई का पुराना नाम क्या आता है अपने पास, मद्रास। और जब भी हम मद्रास बोलते हैं, भारत की पहली म्युनिसिपैलिटी कहाँ बनी थी, तो वो भी आपको याद रखना है, वो कहाँ बनी थी, मद्रास में बनी थी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी कहाँ बनी थी, मद्रास में बनी थी। अब म्युनिसिपैलिटी आ गया आपके पास, तो कौन सी अमेंडमेंट आ गई, याद रखेंगे आप, 74th और 1992 की है। कब की है ये, 74th अमेंडमेंट 1992, जो किससे डील करती है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जब भी हम बोलेंगे तब हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि पहली जो म्युनिसिपैलिटी है वो कहाँ बनी थी, मद्रास में बनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मद्रास का नया नाम क्या है, चेन्नई। और चेन्नई में कौन सी मीटिंग हो रही है, यहाँ पे 4th नंबर की इन्वायरमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मिला है, ये यहाँ पे मीटिंग चल रही है। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, पहला करंट अफेयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद सेकंड वाले पे। सेकंड क्या आता है, यूनियन मिनिस्टर, सबको पता है कौन है भी, फाइनेंस मिनिस्टर अपनी निर्मला सीतारमन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनिशिएटेड द ट्रेडिंग ऑन लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मैकेनिज्म, जिसे AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड भी कहा जाता है। इन्होंने इसका उद्घाटन करा, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। शी ऑल्सो इनॉग्रेटेड कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड। बोथ द इनिशिएटिव्स इंटेंड टू डीपन द फंक्शनिंग ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट। अब यहाँ पे लिखा है आगे इसके बाद, CDMFD is rupees 33,000 crore backstop facility for mutual funds and first mooted in union budget। इसके बारे में बताया गया था, बस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज होती हैं, आप सबने सुनी होंगी, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज होती हैं, अब वो थोड़े टाइम के लिए बोरोइंग करती हैं। ठीक है, पैसा बोरो करती हैं बैंकों से, लेंडिंग करती हैं। ठीक है, वो यहाँ पे बहुत ईजिली कर पाएंगी और उनको साथ में एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, तो जो म्यूचुअल
ज़्यादा करके ये फ़ायदा किसके लिए होने वाला है? ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो म्यूचुअल फंड करती हैं, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी न्यूज़ आपको देख लेनी है कि किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगला देखते हैं थर्ड। इसके बाद थर्ड आता है आपके पास यहाँ पे मेरा गाँव मेरी धरोहर अ वर्चुअल म्यूजियम खोला गया है। ठीक है, देखते हैं द वर्चुअल पोर्टल ऑफ मेरा गाँव मेरी धरोहर इज अ वर्चुअल म्यूजियम दैट कल्चरली मैप्स ओवर 6.5 लाख विलेजेस ऑफ इंडिया एट कुतुब मीनार प्रेमिसेस इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से ये तो आपको क्लियर हो गया, मेरा गाँव मेरी धरोहर स्कीम है। ठीक है, इसके अंदर धरोहर मतलब हो गया भाई, धरोहर मतलब हो गया किसी चीज़ को कॉन्टिन्यूटी में रखना। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कल्चर की बात कर रहे हैं, म्यूजियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन बात तो यहाँ पे क्या है? कल्चरल वर्कशॉप है। अब समझिए यहाँ से क्वेश्चन निकालिए, कहता है द इंटरैक्टिव वेब पोर्टल डेवलप्ड अंडर द MGMD विल सर्व्ड एज दी, MGMD मतलब मेरा गाँव मेरी धरोहर, सर्व्ड एज द नेशनल कल्चरल वर्क प्लेस फॉर आर्टिस्ट क्राफ्ट पर्सन एंड प्रोवाइड अ सिंगल विंडो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिनको क्या करना होगा? कल्चरल सर्विस प्रोवाइडर बनना है। ठीक है, तो कल्चरल के लिए आप ऐसे याद रख लो इजी वे में, कल्चर के लिए क्या चीज़ इनॉग्रेट की गई है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर से एक वर्चुअल म्यूजियम खोलने की बात की गई है। कहता है इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग एस्टैब्लिश्ड बाय, किसने करा था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ताकि इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, उसे रीजनरेट किया जा सके और उससे जो इंडिया के गांव हैं, ठीक है, उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। ठीक है, देखिए अब यहां से क्वेश्चन कुतुब मीनार की बात कर लेते हैं एक दो, और कुतुब मीनार से बनने वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कुतुब मीनार की बात करते हैं तो इसकी नींव किसने रखवाई थी? तो आपको याद रखना है इसकी नींव रखवाई थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने नींव रखवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पर भाई साहब नींव रखवाते हैं और घोड़े से उतर रहे होते हैं। ठीक है, पता ना पोलो खेल रहा था और पोलो खेलते खेलते वहां से गिर जाते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो मर जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसे कौन कंटिन्यू रखता है कुतुब मीनार को बनाने वाली प्रोसेस? तो आपको याद रखना है दैट इज इल्तुतमिश। ठीक है, इसका दामाद था, वो दामाद कंटिन्यू रखेगा किसे बनाना आगे? इस कुतुब मीनार को बनाने का आगे श्रेय लेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कुतुब मीनार की तो आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार में कितना स्टोरेज टावर है, ये कितने मंजिलें हैं? तो यहाँ पे 5 मंजिलें हैं और पांचों की पांचों मंजिलें जो हैं वो कई बार ऐसा भी हुआ है बिजली गिरने की वजह से टूट गई हूँ, इस तरीके से भी हुआ है, फिर तुगलकों वालों ने बनाई थी। तो बीच बीच में सारे के सारे यहाँ पर काम करते रहे। पर आपको क्या याद रखना है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। किसने कंप्लीट करा है? इल्तुतमिश ने करा था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकते हो आप कुतुब मीनार के ऊपर कि इल्तुतमिश ने, अच्छा कुतुब मीनार किसके नाम पर है? तो आपको याद रखना है उनका नाम है कुतुबुद्दीन, ठीक है, बख्तियार काकी, इनके नाम पर है। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका इनॉग्रेशन किया गया था। किसका? कुतुब मीनार का। ठीक है, और कुतुब मीनार से क्या एसोसिएटेड है अभी? तो मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसमें पूरे के पूरे कल्चर को, भारत के कल्चरल हेरिटेज को जोड़ा जाएगा एक सिंगल मैप के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड न्यूज़ पे चलते हैं। थर्ड क्या कहता है? अच्छा एक और बात है ना, अगर हम बात करें, ये भी आपको पता है ना कुतुब मीनार कब बनाया गया? 13th सेंचुरी में, क्योंकि 1206 में तो दिल्ली सल्तनत बनती ना यार, तो 1206 में इनकी शुरुआत होती है। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। ठीक है, मेरा गाँव मेरी धरोहर, भारत के गाँव से हमें जोड़ना है, जोड़ेंगे वर्चुअल प्लेटफॉर्म, लिखा भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ पे आते हैं। अगला कहता है साउथ कोरियाज नॉन्गिफ बैंक इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल बैंक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया कि शेड्यूल बैंक के अंदर क्या ऐड किया गया है? एक और बैंक है साउथ कोरिया का, जिसको NP बोलूंगी मैं, NB बैंक बोलूंगी, इसको यहाँ पर क्या किया गया? लाया गया है। ठीक है, देखो कहता है RBI रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन addressing all the bank regarding the inclusion of Nong-hyup Bank in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934। अब समझते हैं पहले कि 1934, देखो बच्चे पहले तो आपको याद रखना है RBI जो है वो किस एक्ट से आई थी? तो आपको याद है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो अंग्रेज ये प्रोविजन लेकर आए थे, उस प्रोविजन में भी लिखा हुआ था कि एक फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट तो वो तो सुप्रीम कोर्ट बनेगा, यहाँ पे क्या बोला गया था कि
एक आरबीआई बनाया जाएगा, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेटअप की जाएगी। ठीक है, अब समझिए ये जो एक्ट है बेटा, इसके अंदर शेड्यूल बैंक्स के बारे में बताया गया। ठीक है, समझो ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसको इजी वे में समझ लेते हैं, जैसे हम नॉर्मल भाषा में समझते हैं कि अगर हम बात करें ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अंदर मतलब इस एक्ट के अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स की जब मैं और आप बात करते हैं तो उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है, जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर लिखा गया, क्या लिखा गया है कि जो शेड्यूल 2 है, चैप्टर 2 है, इसके अंडर क्या बोला गया है, इसके अंदर जो नियम लिखे गए हैं, मतलब इस शेड्यूल नंबर या चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो नियम लिखे गए हैं, अगर उनको ध्यान पे रखकर, अगर जो भी नियम लिखे गए हैं, मान लो XYZ कोई भी नियम लिखा गया है, तो उस नियम के अंदर अगर किसी बैंक की स्थापना की जाती है तो उसे बोला जाता है शेड्यूल बैंक। अब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई उन बैंकों को प्रोटेक्ट करता है। आरबीआई क्या करेगा, उनको प्रोटेक्ट करता है, गार्जियनशिप प्रोवाइड करता है, और सारा ध्यान कौन रखता है, उनका आरबीआई रखता है। उनको कहते हैं हम यहाँ पर शेड्यूल बैंक। तो शेड्यूल बैंक कौन से बैंक हो गए, जो चैप्टर नंबर 2 के नियमों के अंडर बनते हैं, उन्हें बोला जाता है शेड्यूल बैंक। और कौन सा ऐसा शेड्यूल बैंक ऐड हुआ है यहाँ पे, तो आपको याद रखना नोंग हियुप बैंक जो है वो यहाँ पर ऐड हुआ है। कहाँ का बैंक है ये, साउथ कोरिया का बैंक है। और किस में ऐड हुआ है ये, कहाँ पर अभी आपने पढ़ा था ना, कहाँ पर, इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल बैंक के अंदर ये ऐड हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बैंक आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिल जाएंगे। कहता है टू क्वालिफाई एज अ शेड्यूल बैंक, अगर आपको शेड्यूल बैंक बनना है, द बैंक्स पेड अप कैपिटल और फंड कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 5 लाख होना चाहिए। अगर हम इस बैंक की बात करें, NH बैंक की बात करें, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2012 में। और ये कमर्शियल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सियोल में। और सियोल कहाँ पर आता है, साउथ कोरिया में आता है। ऑन 13 जुलाई 2023 NH बैंक ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच, कहाँ पर खुली थी, नोएडा में। और नोएडा कहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश में खोली गई थी। द NH बैंक बिकेम द 6th कोरियन बैंक, ध्यान देंगे, कंडक्टिंग बिजनेस इन इंडिया। अदर कोरियन बैंक्स कौन से हैं, शिनहैन, कभी आपने सुना होगा शायद इनका नाम, KEB हाना, उसके बाद है KB कुकमिन, उसके बाद है वूरी एंड इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया। ठीक है, इसको ऐड यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गई आपके पास न्यूज़, अगली वाली भी। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे कि इस बैंक को यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद। ठीक है, एक और अगली न्यूज़ देखते हैं। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, आप सबको पता है अनुराग सिंह ठाकुर के पास अभी ये मिनिस्ट्री है। कहते हैं रिकॉग्नाइज द हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एज ए national sports as a national sports federation status for the promotion and regulation of handball। तो हैंडबॉल अगर हम बात करें तो ये उतना भी फेमस गेम नहीं था पहले, पर अगर हम बात करें तो उसको भी इस चीज़ के अंदर ऐड करने की बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि जो HAI है उसको नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन का स्टेटस दिया जाएगा, ताकि हैंडबॉल को क्या किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, कहता है HAI इज ऑल्सो एफिलिएटेड टू द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, द एशियन हैंडबॉल फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें HAI की, तो ये कौन है, इज लेड बाय दिग्विजय सिंह चौटाला, एंड हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया लेड बाय जगन मोहन राव क्लेम टू बी लेजिटिमेट नेशनल फेडरेशन फॉर हैंडबॉल इन इंडिया फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो हैंडबॉल को भी अब क्या स्टेटस दिया जा रहा है, यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर इसको भी डाला जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगी आपके पास अगली न्यूज़। अगला आता है यहाँ पे जेम अवार्ड्स 2023 और 2024 का। ये जर्नलिस्ट हैं, इनको मिला है। कहता है प्रेम प्रकाश एक रेनाउंड जर्नलिस्ट हैं और फाउंडर और चेयरमैन है किसके, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल के। इनको किस अवार्ड से नवाजा गया है, ग्लोबल एजुकेशन मेंटर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसके लिए इनको नवाजा गया है। कहता है ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को ग्रेस किसने करा है यहाँ पे, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैं, एंड अदर प्रोमिनेंट फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर एंड सो ऑन। तो बहुत सारी पर्सनालिटीज यहाँ पर आई थी, वो यहाँ पर आपने देख लेना। किसको मिला है, प्रेम प्रकाश को। अच्छा, एक और चीज़ है ना, जेम का मेन एजेंडा क्या है, तो जेम का मेन एजेंडा होता है कि ऐसे लोग जो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ये सोसाइटी के अंदर सोशल सेक्टर में जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम यहाँ पर जेम। ठीक है, तो जेम एजुकेशन, क्या नाम है इसका, ग्लोबल एजुकेशन मेंटोर
के अंदर किसे मिला है, यहाँ पे एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम क्या है, प्रेम प्रकाश। और इनका कंट्रीब्यूशन कहाँ पर है, तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है किसमें, इस एजुकेशन वाली फील्ड में। चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज़ पे। कहता है इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है हमारे पास, 29 जुलाई को। अब आप टाइगर से रिलेटेड आगे कुछ पीपीटीज के अंदर फिर से इस करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। कहता है इंटरनेशनल टाइगर डे, जिसे ग्लोबल टाइगर डे भी कहा जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि क्यों, क्योंकि टाइगर कंजर्वेशन की जा सके। क्यों, क्योंकि ये बेचारे एंडेंजर्ड स्पीसी के अंदर आ गया, इनको बिग कैट कहा जाता है, और ये किसके अंदर आ चुके हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आ चुके हैं, रेड लिस्ट के अंदर है ये, ठीक है, खत्म होने की कगार पे हैं, ये समझिए। तो इनका साइंटिफिक नेम क्या आता है, पैंथेरा टिग्रिस, बिलोंग टू जेनस पैंथेरा। द IUCN का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड लिस्ट के अंदर ये आ चुके हैं, ठीक है, और ये अब एंडेंजर्ड स्पीसी के अंदर काउंट किए जाते हैं। और टाइगर डे हम कब मनाते हैं, इंटरनेशनल, तो आपको याद रखना है 29 जुलाई 29 जुलाई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं इसके बाद। कहता है अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। देखिए समझिए, आपको पता है कि आपको सबको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ को क्या किया गया है, टाइम पर लाया गया है, ठीक है, टाइम पर उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, और टाइम पे उनके बारे में, उनके साथ जो चीज़ें बनती हैं उनको ऐड और डिलीट किया गया है समय के हिसाब से। देखते हैं इस न्यूज़ को भी। देखो, कहता है अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का ये एक एजुकेशनल इवेंट है जिसको कंक्लूड किया गया है, जिसमें एजुकेशनल लीडर्स थे, ताकि इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जा सके और वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी को बनाया जा सके। इस इवेंट की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने इसको डिलीवर करा है, ठीक है। देखिए, कहता है यूनियन मिनिस्टर ने एक यहाँ पे स्लोगन भी बोला है, दैट इज जन जन साक्षर एंड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसे लाने की कोशिश की गई है। नव भारत सशक्त कार्यक्रम ड्यूरिंग द अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023। अब इसको ज्यादा फोकस करते हुए याद रखेंगे कि पीएम मोदी ने इसे इनॉग्रेट करा था। इसका जो बोलते हैं, इसको एड्रेस किसने करा है, तो धर्मेंद्र प्रधान ने करा है, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें इसके बारे में, इससे पहले भी, अच्छा ये कौन सी पॉलिसी के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है या किसका इनॉग्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है, तो अगर हम बात करें तो 3rd एनिवर्सरी मनाई जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। कौन सी, तो ये जो बनाया गया है अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ये क्यों मनाया गया है, क्योंकि 3rd एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम किसकी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, और वो कब आई थी, 2020 में। और अब देखिए कौन सा चल रहा है, 2023, तो ऑटोमेटिकली कौन सा इसका एनिवर्सरी मना रहे होंगे, तीसरी वाली, ये आपको याद रखनी है। अच्छा, पहली कब आई थी, तो पहली आई थी एजुकेशन पॉलिसी 1968 में, दूसरी कब आई थी, तो 1986 में आई थी, और अब अपने पास जो है वो तीसरी कब की है, 2020 की है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप सबको पता है कि आर्टिकल नंबर 21A क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन है, सबको पता है ना। आर्टिकल नंबर 21A जो है वो क्या है अपने पास, राइट टू एजुकेशन है। और ये ए जो आ गया मतलब अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, तो कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, 86th अमेंडमेंट 2002 से इसको ऐड किया गया था, ठीक है। इसके अलावा DPSP के अंदर भी कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 35, आर्टिकल नंबर 39F, ये सारे किससे डील करते हैं, एजुकेशन से डील करते हैं। एजुकेशन बोलने का मतलब है कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये डील करते हैं। अगर हम इसके बारे में और बात करें तो एक आपको पता होगा, एक अमेंडमेंट हमारे पेपरों में 100 बार आती है, डेट इज 42nd, और ये कब की है, 1976 की अमेंडमेंट है। इसके अंदर क्या किया गया था, ध्यान से सुनिएगा, जो एजुकेशन वाला जो मैटर है उसको स्टेट लिस्ट से निकालकर कनकरेंट लिस्ट में डाला गया था। और कनकरेंट वो लिस्ट है बेटा जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपके पास अगली न्यूज़ जो कि इंपॉर्टेंट थी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं। अगला कहता है यहाँ पे MRPL बिकम इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन PSU रिफाइनरी। बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, सर ने आपको कई बार बताया होगा कि मिनी रत्न क्या होते हैं, ठीक है, सर ने आपको समझाया होगा बिल्कुल। कहता है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड अ मैंगलुरु दक्षिण कन्नड़ कर्नाटका बेस्ड मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज
एंटरप्राइजेस, ये जो है वो सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी क्या बन गई है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट रिफाइनरी बन गई है इंडिया की 2022 और 23 के लिए। बात करें तो यहाँ पे कहता है इट प्रोसेसेस 10% ऑफ द टोटल क्रूड ऑयल, क्रूड मतलब होता है कच्चा तेल, रिफाइंड बाय PSU पेट्रोलियम रिफाइनरीज इन इंडिया। ठीक है, तो एक छोटी सी न्यूज़ है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं आपके पास। ठीक है, अच्छा मैंगलोर कहाँ पर आता है आपके पास, तो आपको समझ में आ रहा है कर्नाटका में। कर्नाटका का पुराना नाम क्या हुआ, याद करिए, मैसूर। और 1973 में इसका नाम बदलकर क्या से क्या रखा गया था, मैसूर से कर्नाटका रखा गया था। एक क्वेश्चन आता है कर्नाटका से जॉग फॉल, ठीक है, जॉग फॉल कहाँ पर है, तब भी आप टिक करेंगे, कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद अब मैंने कहा था ना टाइगर से रिलेटेड आपके पास फिर एक न्यूज़ आएगी, कहता है अब टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो बढ़ गई है। ठीक है, देखिए कहता है अश्विनी कुमार चौबे जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर, इन्होंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट पेश करी है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 इसका टाइटल है। टाइटल क्या है, स्टेटस ऑफ टाइगर्स, को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022। इस इवेंट की बात करें तो ये कब ऑर्गेनाइज किया गया, जब हमने क्या सेलिब्रेट करा था, ग्लोबल टाइगर डे, और कब वो कर रहे थे हम, 29 जुलाई को। कहता है यहाँ पे एट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड। अगर आपने कभी ध्यान से बेसिक जीके या स्टैटिक जीके आप पढ़ते हैं तो मैंने आपको कई बार क्लासेस में भी बताया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। आपको याद रखना है भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट, और इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। कब की गई थी, 1936 में, और इसी का पुराना नाम है हैले नेशनल पार्क। ठीक है, इसका पुराना नाम है हैले नेशनल पार्क, बट आज हम इसे किस नाम से जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। और ये किस नदी के पास है, तो आपको याद रखना है गंगा की ट्रिब्यूटरी है, दैट इज राम गंगा। तो राम गंगा नदी के आसपास ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कहता है अगर इस रिपोर्ट की अगर हम माने तो यहाँ पर कितने बढ़ चुके हैं, देखिए यार लिखा है एस्टिमेटेड अब कितने हो चुके हैं, 3925, जिनका एनुअल ग्रोथ रेट देखा जाए तो 6.1% पर एनम। इंडिया करंटली रिटेन्स ऑलमोस्ट 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, आप सबको पता है कि अभी हमने बात करी ना कि रेड लिस्ट के अंदर कैटेगरी कर दिया गया है इनको। ठीक है, इनको किसके अंदर डाल दिया गया है, रेड लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। तो ये बड़े संगीन बात है कि आज हम इनको नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं तो फिर हम क्या ही प्रोटेक्ट कर पाएंगे इनको। ठीक है, देखिए अब कहता है कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो गया, तो देखो भाई मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटका में 563, उत्तराखंड में 560, और उसके बाद है महाराष्ट्र में कितने, 444। मिजोरम में नहीं बढ़े हैं अभी, नागालैंड में नहीं है, झारखंड में 1 है, और अरुणाचल प्रदेश में 9 देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन, जिसमें कितनी है ये मैंने आपको वहाँ से बता दिया। और कहता है द टाइगर्स इन इंडिया आर लार्जली कंसंट्रेटेड इन 53 डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व्स स्प्रेड अक्रॉस 75796 स्क्वायर किलोमीटर, स्पैनिंग ऑफ अबाउट, कितना लिखा है यहाँ पे, स्पैनिंग ऑफ अबाउट 2.3% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था, आप लोगों ने 100 बार पढ़ा है इसको, और मैंने कुछ पिछली वीडियोज़ जब मैंने करंट अफेयर लिया था तब भी मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था अपने पास, 1 अप्रैल 1973 को। और हमारा भी नेशनल एनिमल पहले लायन हुआ करता था, पर बाद में हमने किसे यहाँ पर रखा, फिर टाइगर को रखा, ताकि टाइगर को प्रिजर्व किया जा सके। एक आप सबको पता है कि एक अपने पास वो है क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है जिसका नाम है सुंदर, ठीक है, सुंदरबन, पता ना आप सबको, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पर भी किसका होम माना जाता है, ये भी रॉयल बंगाल टाइगर का होम माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगली न्यूज़ की बात करते हैं। कहता है PCF बिकम्स फर्स्ट मेंबर फ्रॉम इंडिया जिसने जापान के ATFGS को ज्वाइन करा है, समझते हैं। ठीक है, कहता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक CPU है अपने पास, CPSU है सॉरी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, अ लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है इन इंडिया। बिकम, ये पहला मेंबर बना है, पहली बनी है, फर्स्ट
मेंबर फ्रॉम इंडिया टू ज्वाइन एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप। और ये किसने इनिशिएट लिया था? जापानीज ने लिया था। यहाँ पे जापानीज बोलने का मतलब है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने। और यहाँ पे क्या बात की गई है? यहाँ पे इसकी एनर्जी की, पावर की, ट्रांजिशन की, इन सब चीज़ों की बात की गई है सस्टेनेबल के लिए। ठीक है, तो कौन सी वाली कंपनी हुई? पीएफसी हो गई, ये आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी पीएफसी की? तो आपको याद रखना है 1986 में। और अगर हम बात करें अभी इसके चेयरमैन और एमडी कौन है, तो चेयरमैन और एमडी कौन है अभी इसके? रविंद्र सिंह ढिल्लों। कौन है यहाँ पे? रविंदर सिंह, लिख लेंगे आप यहाँ पे रविंद्र सिंह ढिल्लों। ठीक है, कौन है इसके अभी यहाँ पर? वो आते हैं इसके अपने पास इसके चेयरमैन आते हैं किसके? पीएफसी के। ठीक है, पीएफसी मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। ये आप पढ़ लेंगे, इसके साथ साथ ही वही लिखा गया है सब कुछ कि इसको एनर्जी को बचाना है, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। कहता है अगला देखते हैं इसके बाद। अगली कहती है इसरो लॉन्च 7 सिंगापुर सैटेलाइट्स। देखिए आप सबको पता है कि PSLV C56 जो है को लॉन्च किया गया है और जिसने 7 सिंगापुर सैटेलाइट्स को अपने ऑर्बिट पे प्लेस किया था। ठीक है, अब उनको यहाँ पे लॉन्च किया गया। देखिए कहता है इसरो जो है वो अब अपने आप को कमर्शियली भी बहुत स्ट्रांग बताने की कोशिश कर रहा है, मतलब भारत के बाहर भी भारत को बढ़ाने की बात यहाँ पर कर रहा है। उसकी जो स्पेस टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स हैं उनको और प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। कहता है इसरो की अगर हम बात करें तो इसने PSL, मैंने अभी आपको बताया ना, C56 जैसे DSR भी कहा जाता है मिशन, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें 7 सिंगापुर की सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो इसे लॉन्च किया गया है कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। इट इज डेडिकेटेड टू कमर्शियली मिशन कंडक्टेड बाय इसरो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फॉर ST इंजीनियरिंग सिंगापुर। इसरो के चेयरमैन कौन है अभी? श्रीधर पानिकर सोमनाथ, आपको पता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसके बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1969 में। तो पेपर में क्वेश्चन सीधे बन जाएगा डायरेक्ट ही आपके पास कि किस कंट्री की जो है वो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है। तो आप क्या टिक करेंगे वहाँ पे? सिंगापुर वाली। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिंगापुर वाली, और वो भी कितनी है? 7 है। आगे कहता है जापान ओपन बैडमिंटन 2023 हुआ है। देखते हैं इसमें कौन जीता है। डेनमार्क के विक्टर एलिक्सन, ठीक है, एक्सेलसन एंड साउथ कोरिया के एन सी यंग वॉन द मेंस सिंगल टाइटल, ये याद रखना है आपको, एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल रिस्पेक्टिवली ऑफ दाइहस्तु जापान ओपन 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ठीक है, क्लियर हो गया। कहता है डेनमार्क की अगर हम बात करें तो ये पहला इन्होंने यहाँ पे जीता है, और किसे हराया है? तो जोनाथन को हराया है इंडोनेशिया के, और इन्होंने भी यहाँ पे वुमेन्स सिंगल को जीता है, और किसे हराया है यहाँ पे? ही बिंग जियाओ ऑफ चाइना को यहाँ पर हराया है। ठीक है, ये तो आपको बेसिक न्यूज़ है। कहता है उसके बाद बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, ये आपको पता है रेसिंग वाली है सारी की सारी। कहता है रेडबुल रेसिंग ड्राइवर जिनका नाम क्या है? मैक्स वर्स्तापन, डच बेल्जियम है, वॉन द फॉर्मूला F1 MCS क्रूज बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। ये जो हुआ है आप देख लेंगे इसको साथ साथ ही, और इसको जीता है इन्होंने। ठीक है, आगे अगली आती है इसके बाद टॉर्नियो, बात की जाती है टॉर्नियो डेल सेनेटोरियो 2023 इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम विंस टाइटल। ठीक है, अब ये टाइटल किसने जीता है? इंडिया की वुमेन्स हॉकी टीम ने। समझते हैं। कहता है इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम की बात करें तो इन्होंने डिफीटेड द होस्ट स्पेन एट द थ्री नेशन टॉर्नियो डेल सेनेटोरियो 2023, जो कि 100th एनिवर्सरी है स्पेनिश हॉकी फेडरेशन की, और ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो टेरेसा बार्सिलोना, और ये कहाँ पर हुआ था? स्पेन में। ये पहली बार है, दिस वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन्स टीम जिसने इस 100th एनिवर्सरी को यहाँ पर जीता है। और अगर हम मेंस वाले की बात करें तो इन्होंने किसे हराया है? टीम डिफीटेड द नीदरलैंड बाय सिक्योरिंग 3rd प्लेस। तो हमारे वाले की, मेंस वाले की कितनी प्लेस है यहाँ पे? 3rd है, पर वुमेन वाले की 1st है। इन द मेंस इवेंट द इंडिया, इंग्लैंड, नीदरलैंड, स्पेन टीम फेस ईच अदर in a single legged round robin format, and top
टू टीम्स इंग्लैंड स्पेन फेस्ड ईच अदर इन द फाइनल, ठीक है, याद रखेंगे। अब ये हो गई आपके पास एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो हॉकी वाला याद रखना है। अच्छा, हॉकी से ना पेपर में अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था, एक था अगाह कप, आप सबने सुना होगा, ठीक है। अगाह कप किसके साथ एसोसिएटेड है, तो वो भी हॉकी के साथ है। ध्यानचंद ये कप भी किसके साथ एसोसिएटेड है, तो हॉकी के साथ एसोसिएटेड है। आगे देखते हैं, कहता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, मेमोरीज नेवर डाई बुक, इनके ऊपर एक किताब आई है, देखिए, कहता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, ये इंग्लिश ट्रांसलेट की गई है, ठीक है। अगर हम बात करें इस किताब की, तो ये किताब एक्चुअली में तमिल भाषा में लिखी गई थी, और इसे क्या कहा जाता है, ये आप पढ़ेंगे यहाँ पे, निन एवू गललक्कू, ठीक है। अब ये नाम प्रोनाउंसिएशन, आई एम सो सॉरी, बहुत वीक है यहाँ पे, तो आप इसको देख लेंगे। और इसको को ऑथर्ड किसने करा है, डॉक्टर APJM नसीमा मरियक्कर, जो कि नीस हैं किसकी, लेट APJ अब्दुल कलाम जी की। और डॉक्टर अगर हम बात करें यज्ञ स्वामी सुंदरराजन, इन्होंने यहाँ पर इसे लेकर आए हैं, ठीक है। किसको ट्रिब्यूट दी गई है, APJ अब्दुल कलाम को, जो कि हमारे 11th नंबर के प्रेसिडेंट थे। पद्मश्री मिला है, भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण, इनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। और 2002 से लेकर 2007 तक इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर सर्व करा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ट्रैफिकिंग डे, ठीक है। एक ट्रैफिक होता है जो रोड पे लगता है जाम, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मानव तस्करी की बात हो रही है, ठीक है। जब हम बच्चों को या फिर औरतों को, आदमियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, इलीगल तरीके से सेल और परचेज करते हैं, दैट इज ट्रैफिकिंग, ठीक है। देखो, कहता है यहाँ पे, द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड। कब किया जाता है इसको, 30 जुलाई को किया जाता है, ताकि अवेयरनेस फैला सके किसके ऊपर, ह्यूमन ट्रैफिक जो विक्टिम्स हैं उनके ऊपर, उनके राइट्स की, उनकी सब चीज़ों की यहाँ पर बात की जा सके, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 23 में लिखा गया है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। थीम क्या थी इसकी, थीम थी यहाँ पे, रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ दिखता है, हमें दिखता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वियना। और वियना कहाँ पर मिलती है हमें, वियना कहाँ, किसकी कैपिटल आती है, ऑस्ट्रिया की, ठीक है। चलिए ये हो गई आपके पास अगली न्यूज़। अगली देखते हैं, सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई है 2023 की, ठीक है। आप सबको पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो होता है जो करंट को क्या होने देता है, कंडक्ट होने देता है, जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। और इंसुलेटर वो होता है जो करंट को कंडक्ट नहीं होने देता है, ठीक है, जैसे प्लास्टिक, रबड़, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो एक समिट हुई है, कहाँ पर, ये कहाँ पर हुई है, महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में। और थीम क्या थी इसकी, कैटलाइजिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ठीक है। चलिए ज़्यादा इसके बारे में और बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। आगे आता है नॉन फूड बैंक क्रेडिट RBI, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन आएगा कि नॉन फूड बैंक क्रेडिट होते क्या है, ठीक है। तो एक ऐसा क्रेडिट होता है जिसमें एग्रीकल्चर, अलाइड सर्विसेज, इंडस्ट्री, सर्विस, पर्सनल लोन, ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो RBI ने रिलीज़ करा है सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट डेटा जून, इसको यहाँ पे पेश करा है, ठीक है, ताकि किसकी बताइए यहाँ पे, ग्रोथ, नॉन फूड बैंक क्रेडिट के यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। तो आप ये एक बार पढ़ लेंगे इसको पूरा का पूरा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, पर आपको थोड़ा सा याद रखना है। RBI की बात करें तो शक्तिकांत दास कौन है, अभी यहाँ पर गवर्नर है। डेप्यूटी गवर्नर यहाँ पर कौन है, माइकल देबब्राता पात्रा और M राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जनाकिरमन। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, सबको पता है, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है स्टुअर्ट बोर्ड रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। अगर हम बात करें 37 ईयर ओल्ड इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है स्टुअर्ट क्रिस्टोफर जॉन बोर्ड, इन्होंने जो है वो अब रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट से, ठीक है। अगर हम बात करें तो इन्होंने लास्ट अभी कौन सा करा था यहाँ पे, ड्यूरिंग द मिड डे ऑफ इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलियाज 5th एशेज टेस्ट इन द ओवल स्टेडियम लंडन UK में। प्लेड फॉर इंग्लैंड नेशनल टीम 167 टेस्ट मैचेस, और जिसमें एक 604
4 विकेट्स लिए इन्होंने। उसके साथ है इन्होंने 121 वनडे जो होते हैं आपके पास ODI जिसमें 178 विकेट्स लिए हैं, और 50 T20 मैचेस जिसमें 65 विकेट्स लिए गए हैं। इनको ऑनर किया गया है किससे? मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 2016। और किस चीज़ के लिए? क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन हमें कहाँ दिखता है, तो इनका कंट्रीब्यूशन क्रिकेट में दिखता है, इसीलिए। ठीक है, तो इंग्लैंड के किस प्लेयर ने, अब आपसे पूछा जाएगा कि किसने रिटायरमेंट ले ली है, तो आप याद रखेंगे किसने ले ली है यहाँ पे रिटायरमेंट, याद रखेंगे स्टुअर्ट ने। ठीक है, चलिए अगली आती है न्यूज़ आपके पास, ऑस्ट्रेलिया रिटेन्स एशेज 2023। अब समझते हैं इसके बारे में। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक क्रिकेट मैच चल रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इसमें, तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम रिटेन द 5 मैचेस टेस्ट सीरीज जो हो रहा है, जो कहाँ पर हो रहा है, एशेज 2023 आफ्टर द 2-2 ड्रॉ अगेंस्ट इंग्लैंड। कहता है ये जो मार्क है इसमें चौथा कॉन्सिक्वेटिव है जब ये जीतती जा रही है। और इंग्लैंड के प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है, तो आपको याद रखना है क्रिस वोइक्स। और ऑस्ट्रेलिया के कौन है, तो इनका नाम आप पढ़ लेंगे, इनका नाम आएगा मिशेल स्टार्क। ठीक है, आप पढ़ लेंगे इसको, ज़्यादा तो बहुत सीरियस है ये सारी बातें। ठीक है, आप पढ़ लेंगे इसके नाम को। अगला आता है आपके पास यहाँ पे ऋषि राज की एक नई किताब है, ऋषि राज की नई किताब कारगिल एक यात्री की जुबानी। ठीक है, अजय भट्ट द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, इन्होंने एक बुक को रिलीज़ करा है जिसमें बोला गया कारगिल एक यात्री की जुबानी, एक हिंदी एडिशन है ये, ऑथर्ड बाय ऋषि राज एट द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में इसको लाया गया। आप सबको पता है कारगिल दिवस अभी मनाया गया था 26 जुलाई को, और ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था किसके किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, फ्रॉम मई टू जुलाई 1919 टू 26 जुलाई 1919 कारगिल डिस्ट्रिक्ट। अब उस समय जम्मू कश्मीर में आता था, पर आज किस में आएगा कारगिल आपके पास यहाँ पे, अब ये यूटी बन चुका है। और 26 जुलाई हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एज कारगिल विजय दिवस, ताकि हम उन जिन लोगों ने हमारे पीछे सेक्रीफाइस कराए, ठीक है, उनको हम यहाँ पर याद कर सकें। अगला आता है इसके बाद बात करें तो ये वर्ल्ड्स लंग कैंसर जो है वो यहाँ पर मनाया गया है। ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया गया है। देखते हैं, एक कैंपेन चलाया गया है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन 2012। कौन लेकर आया था इसको, तो इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज़ ये लेकर आई थी इसको, फोरम ऑफ, ठीक है, इसको इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द स्टडी ऑफ लंग कैंसर एंड द अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस, इन सब ने इन सब चीज़ों को यहाँ पर लॉन्च कराए। ठीक है, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो डेनवर कोलोराडो USA में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद। अच्छा, अब ये नई गाइडलाइंस आई हैं किसके लिए, अगर किसी व्यक्ति को लॉयर, मतलब जो लॉयर है, अगर वो लॉयर सीनियर एडवोकेट बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन पेश करी है किसने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। देखिए क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस पेश करी है जिनका नाम है गाइडलाइन फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2023। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं समझते हैं। और इससे पहले क्या काम होता था, तो इससे पहले 2018 वाली गाइडलाइन चलती थी, पर अब वो नहीं चलेंगी। अब कौन सी वाली चलेंगी, यहाँ पे 2023 की चलेंगी। अब इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बोला है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए भाई, 45 ईयर्स होनी चाहिए अगर आपको क्या करना है, अगर आपको सीनियर एडवोकेट के लिए अप्लाई करना है, और आपका जो डेजिग्नेशन है एडवोकेट के डेजिग्नेशन के लिए, और मिनिमम 10 सालों का स्टैंडिंग, और क्या होना चाहिए आपके पास यहाँ पे, मेनली इन द सुप्रीम कोर्ट, स्टैंडिंग मेनली इन द सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, मेनली इन द सुप्रीम कोर्ट, हाँ, तो आप 10 सालों से वहाँ पर होने भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला कहता है एज लिमिट जो है, अब यहाँ पे तो लिखी है 45, पर अगर मौका पड़ता है, अगर कमेटी को कुछ ठीक लगता है तो वो यहाँ पर क्या कर सकती है, एज में रिलैक्सेशन भी दे सकती है। कहता है जो 2017 की गाइडलाइंस थी, अलाउड द CGI एंड एनी जज टू रिकमेंड एन एडवोकेट्स नेम फॉर डेजिग्नेशन, तो पहले ऐसा कुछ हुआ करता था, पर अब भी यहाँ पर क्या कर दिया गया है, कहता है 2023 की गाइडलाइन कहती है CGI और एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिकमेंड एनी एडवोकेट्स नेम इन राइटिंग, अब राइटिंग में देना पड़ेगा। ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कौन डील करेगा, इसके लिए कमेटी बनाई गई है, कमेटी का नाम है कमेटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स। इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन होंगे यहाँ पे, तो CGI होंगे, आपको याद रखना है। कौन होंगे इसके चेयरमैन, तो आपको याद रखना है CGI। बात करें इसके बारे में, कमेटी मेंबर्स में कौन कौन होगा, तो 2
सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, और मेंबर होंगे बार काउंसिल के, जिसको किसने नॉमिनेट करा होगा, चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स ने करा होगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप सबको बताएं 26 जनवरी 1950 को हमारी सुप्रीम कोर्ट बनकर तैयार हो चुकी थी, और अगर हम बात करें इसकी पहली सिटिंग कब हुई थी तो वो हुई थी 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे बात बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इसके बाद इंडियाज Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 मतलब क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 24 फिस्कल डेफिसिट। अब इसको आप पढ़ेंगे खुद भी, ठीक है, कि ये जो है क्या बताया गया है, ये डेटा रिलीज किया है कंट्रोलर जर्नल ऑफ अकाउंट्स ने अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। जो फिस्कल डेफिसिट है कब से कब तक का, अप्रैल 2023 से जून 2023 तक का, वो कितना रहा है यहाँ पे 4.51 ट्रिलियन, जिसका अगर डॉलर में बात करें तो 54.86 बिलियन दिखता है, अगेंस्ट द फुल ईयर एस्टिमेशन कितना है 17.86 ट्रिलियन। या पढ़ लेंगे इसको, ठीक है, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कम इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं इसके बाद, कहता है 2022 और 23। अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। कहता है टीम ऑफ जोहान्सबर्ग कहाँ पर आता है, साउथ अफ्रीका में बेस्ड पेगासस यूनिवर्सल एरोस्पेस कंपनी, लेड बाय इट्स चेयरमैन कौन है यहाँ पे, मोहम्मद रेजा मियाँ। ये इंडियन ओरिजिन साउथ अफ्रीकन है। इनको 2022-23 का नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी फोरम साउथ 32 अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, इनको किस चीज़ के लिए मिला है यहाँ पे, इनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किसमें, साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की फील्ड में इनको इस चीज़ से नवाजा गया है। और कौन सी कैटेगरी के अंदर, इनोवेशन ऑफ स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ही इज़ ए ये हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है और स्पेशलाइज है किसमें, जर्नल प्रैक्टिशनर इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और इनकी जो है वो स्पेशल इंटरेस्ट किसमें है, एस्थेटिक मेडिसिन एंड एंटी एजिंग थेरेपीज। अगर हम पेगासस की बात करें तो ये एक एयरक्राफ्ट है जो रिजेंबल करता है एक छोटा सा जेट, ठीक है, जिसको रनवे नहीं चाहिए होता है, और इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट अ VTOL व्हीकल आउटर परफॉर्म्स ट्रेडिशनल बिजनेस जेट इन स्पीड, रेंज, पेलोड एंड पैसेंजर कैपेसिटी। ये आप पढ़ लेंगे इसके बारे में, पर यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है आपके पास, मोहम्मद रजा करके आपके पास इंपॉर्टेंट है। जोहान्सबर्ग जब भी हमारे पास आता है तो गांधी जी इसके साथ एसोसिएटेड है, पता ना आप सबको, ठीक है, ये आपको याद रखना है इसके बारे में। आगे कहता है प्रोफेसर जो है वो गणेशन कनाबरन टेक्स ओवर द न्यू NACC डायरेक्टर, ठीक है, इसके डायरेक्टर बने हैं। बात करते हैं, देखिए कहता है गणेशन कनाबरन एज्यूम द चार्ज ऑफ न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल NAC का फुल फॉर्म आएगा नेशनल असेसमेंट एक्रेडिशन काउंसिल, जो कि कहाँ पर हुई है, बेंगलुरु कर्नाटका में, और इनका टेन्योर कितने सालों का है, 5 सालों का है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो किसके अंदर काम करती है, UGC के अंदर काम करती है, और UGC इसकी स्थापना कब की गई थी, 1994 में की गई थी। इसका काम है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं उनको असेस करना, उनको क्रेडिट करना, ये सारा काम किसका है, इसका क्रेडिट मतलब रैंक देना, ठीक है, इस तरीके से। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ दिखते हैं हमें, बेंगलुरु कर्नाटका में दिखते हैं। चलिए उसके बाद आता है वर्ल्ड फिनटेक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे 1 अगस्त को। अगर आप इस वर्ड को तोड़ें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है, फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी से मिलकर बन रहा है। कहता है यहाँ पे कि इसको सेलिब्रेट किया जाता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, और फिनटेक जो है वो यहाँ पे क्या है कि टेक्नोलॉजी, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिलीवरिंग, ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, कहाँ पे, फाइनेंशियल सर्विसेज में, मोबाइल बैंकिंग, क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन लैंडिंग। मैं और आप जाने अनजाने में कई बार इस फिनटेक का पार्ट बने होंगे, जैसे भारत पे आ गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ऑनलाइन इसके बारे में बात यहाँ पर करती हैं, ठीक है। चलिए आगे आता है इसके बाद अपने पास यहाँ पे अगली है एक्सीडेंट से रिलेटेड, ये न्यूज़ है, ठीक है, बात करते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी है, रोड सेफ्टी इन इंडिया, नेविगेशन थ्रू न्यूआंसेस। कहता है यहाँ पे कि रोड एक्सीडेंट क्लेम करता है कि अराउंड 1.5 मिलियन लोगों की डेथ होती है, कहाँ पे, किससे होती है, वो भी रोड एक्सीडेंट से, और हर साल होती है। इंडिया अकाउंट फॉर 11% ऑफ ऑल रोड क्रैश डेथ एंड टॉप्स द वर्ल्ड इन रोड क्रैश डेथ एंड इंजरीज। हम इसमें टॉप भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम अच्छी चीज़ों में तो टॉप नहीं कर रहे पर इसमें कर रहे हैं। इट स्टेट दैट एवरी 24 सेकेंड एक पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाती है ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, पूरे के
पूरे वर्ल्ड वाइड में। कहता है इंडिया हैज साइंड द ब्रासिलिया डिक्लेरेशन इन 2015, जो कि ग्लोबल रोड ट्रैफिक फैसिलिटीज़ और ये जो इंजरीज है इसको कम करने की कोशिश करेगा। कब तक? 2030 तक। अगर हम बात करें FCCI का प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको याद रखना है शुभ्राकांत पांडा, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ दिखता है आपको? नई दिल्ली में देखने को मिलता है। चलिए उसके बाद आता है, अब आता है हीट इंडेक्स को क्या किया गया है, यहाँ पे लॉन्च किया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक हीट इंडेक्स पेश करा है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बेसिस पे। कहता है ये जो हीट इंडेक्स है ये हॉट चीज को फील कर रहा है, कहने का मतलब है हाउ हॉट इट फील्स कंसिडरिंग बोथ द एयर टेम्परेचर, दो चीजों को मेन चीज है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। कहता है इट ऑफर गाइडेंस फॉर रीजन्स इन इंडिया इंडिकेटिंग द अपेरेंट टेम्परेचर, फील लाइक टेम्परेचर टू शो पोटेंशियल डिस्कम्फर्ट फॉर पीपल कॉज्ड बाय वेदर कंडीशन अलॉन्ग विद द डेज मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। आपने और हमने भी अभी कुछ दिनों पहले इस चीज़ को फेस करा था, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। कहता है रेड कलर के आप कुछ कोड दिए गए हैं, कलर कोड दिए गए हैं, अगर ग्रीन है तो वहाँ पर क्या है, हीट इंडेक्स कैसा रहेगा, यहाँ पे लेस देन 35 डिग्रीज रहेगा। येलो की बात करें तो कितना चला गया, 36 से 45। ऑरेंज अगर आ गया तो 46 से 55 डिग्री, और रेड आ गया तो आ जाएगा आपके पास 55 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हैं कि हीट वेव्स के बेसिस पे इसको डिवाइड यहाँ पर किया गया है, ठीक है। हम सबको पता है कि जितना हमने नेचर को डिस्ट्रॉय करा है तो नेचर इन रिवर्ट हमारे साथ कुछ तो करेगा ही यहाँ पे, तो वो यही चल रहा है अपने पास। कहता है अगर हम इसकी बात करें तो इस डेटा को कब रिकॉर्ड किया गया था, तो आपको याद रखना है 2:30 बजे कैलकुलेट किया जाता है इन सब चीज़ों को। या हीट वेव इज डिक्लेयर्ड इफ मैक्सिमम टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, 40 से ज़्यादा पहुंच गया, 40 पहुंच गया, ठीक है। कहाँ पर प्लेन एरियाज़ में, और 30 से ऊपर बढ़ गया कहाँ पे, हिली एरियाज़ में, तो आप इसे क्या कह देते हो, हीट वेव कह देते हो। ए सीवियर हीट वेव इज डिक्लेयर्ड विद द टेम्परेचर कितना चला जाता है, 40 डिग्री, और नॉर्मल कितना है, 6.5 डिग्री अबव नॉर्मल। और हीट वेव एक ऐसी कंडीशन है जिससे मैं और आप, हमारी और आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी और हम खत्म हो जाएंगे भाई यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल ही खत्म। आगे आता है, अच्छा IMD की बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी कब, 15 जनवरी 1875 को इसकी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। और इसके हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो नई दिल्ली में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद अगली न्यूज़ के बारे में। एक आयुष वीज़ा लेकर आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अब आयुष वीज़ा क्या है समझते हैं। कहता है आयुष वीज़ा उनके लिए जो फॉरेन नेशनल्स यहाँ पर आते हैं ताकि फॉर ट्रीटमेंट अंडर आयुष सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे कि थेरापेटिक केयर, वेलनेस और योगा, एक नया चैप्टर ऐड किया गया है आयुष के अंदर, ठीक है। कहता है चैप्टर 11A, जिसमें आयुष वीज़ा को यहाँ पर बोला गया है, जो कहता है कि विच डील्स विद द ट्रीटमेंट अंडर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अकॉर्डिंगली नेसेसरी अमेंडमेंट इसमें लाई गई हैं। आयुष का फुल फॉर्म क्या आता है, आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसका फुल फॉर्म आपके पास आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या लॉन्च करा है, लॉन्चेस विवाद से विश्वास स्कीम टू सेटल कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब निर्मला सीतारमन जी ने एक कॉन्ट्रैक्चुअल जो डिस्प्यूट होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक इस तरीके से पोर्टल बनाया है, ठीक है। एक यहाँ पर क्या बनाया, एक लॉन्च करा है, ठीक है। कहता है यहाँ पे कि इसके बारे में अगर हम बात करें तो स्कीम के बारे में उन्होंने कहाँ पर बताया था, यूनियन बजट में बताया था। और इस स्कीम से क्या होगा, जो डूइंग बिजनेस है वो ईजी हो जाएगा। यहाँ पे डिस्प्यूट्स कवर किए जाएंगे कब तक के, 30 सितंबर 2022, ताकि जितने भी पुरानी चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, विवाद जितना भी पड़ा हुआ है, इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए। और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, 31 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद RBI ने सैंक्शन कर दिया है द स्कीम ऑफ एमलगमेशन, मतलब मर्ज कर देना, ऑफ नवनिर्माण कॉर्पोरेशन अर्बन बैंक, कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना, और राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना को, ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। किस एक्ट के अंदर, तो आपको याद रखना है 1949 के एक्ट के अंदर। तो RBI से ज़्यादा इस बार न्यूज़ है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है वर्ल्ड वाइड वेब डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। सबको पता है इंटरनेट की क्या वैल्यू है अपने पास, ठीक है। कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को मनाया जाता है। अब कहता है
टिम बर्नर्स ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप करा था WWW ऑन द 1 अगस्त और विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेट एट द सर्न सेंटर, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। और कहाँ पर किया था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और तब से आपको पता ही है कि इंटरनेट हमारे लिए क्या बन चुका है, ठीक है, सबको पता है। आगे आता है इसके बाद यहाँ पर फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट 500 लिस्ट ऑफ 2023 को पेश किया गया है। फॉर्च्यून की बात करें तो ये ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी एक 500 लिस्ट को पेश करा है। वैसे तो बहुत सारी जगहें टॉप कर गई हैं, पर इंडिया की भी एक है जिसका नाम क्या है यहाँ पे? रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका रैंक है यहाँ पर 88। ये इंपॉर्टेंट हो गया इंडिया के पर्सपेक्टिव से। और टॉप पूछेगा तो वॉलमार्ट जो है वो टॉप करता है। ये यूएसए की कंपनी है, आप सबको पता है, ठीक है, जो कि रिटेल होलसेल ये कंपनी है, इसके बारे में डील करती है। उसके बाद सेकंड अगर आप बात करो जिसका नाम है, सेकंड कौन है? सऊदी, तो आपको पता चल गया सऊदी अरेबिया से। और एक थर्ड और थी स्टेट ग्रिड, ये बीजिंग चाइना की है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद अगली आती है आपके पास NAG, मतलब इंडियाज इंडिजीनियस नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड द वेरिएंट ऑफ हेलिना वेपन सिस्टम, जिनको ध्रुवशास्त्र कहा जाता है। अब ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब पहले इनका ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद इनको प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा और फिर इनको वहाँ पर लाया जाएगा, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो हम कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर, आप सबको बताएं। और आर्मी डे हम कब मनाते हैं? 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। कहता है दोनों की दोनों को किसने डिजाइन करा है? DRDO ने। और इनको मैन्युफैक्चर किसने करा है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। नाग जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है और ध्रुवशास्त्र जो है वो एयर टू सरफेस मिसाइल है। नाग को अगर हम बात करें तो इसे प्रोस्पिना भी कहा जाता है क्योंकि ये 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, जिसका काम क्या है? विद फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक कैपेबिलिटी। नाग की बात करें तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको सीधी सीधी बात है कहाँ पर ऐड किया जा रहा है? अपने आर्मी और एयरफोर्स के अंदर ऐड किया जा रहा है। उसके बाद अगली आती है आपके पास यहाँ पे OIL इंडिया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फ्रांस। इसने क्या करा है? किसी के स्टेटस को अपग्रेड करा है। तो कहता है 2 ऑयल सेक्टर्स को यहाँ पर चेंज करा है। कहता है द स्टेटस ऑफ OIL एंड OVL हैज़ बीन अपग्रेडेड। अब ये किस में आ गई हैं? महारत्न और नवरत्न में आ चुकी हैं। पहले OIL क्या था आपके पास? नवरत्न। और OVL की बात करें तो ये कैटेगरी 1 मिनी रत्न के अंदर आती थी। अगर हम बात करें OIL की, ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये 2nd लार्जेस्ट नेशनल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बनी है इंडिया की एंड नाउ विल बी 13th महारत्न है किसके अंदर? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर। आगे आता है लास्ट न्यूज़ आपके पास है, इंडियन एयरफोर्स को जो है वो रिसीव इजराइल स्पाइक नॉन लाइन साइट मिसाइल, ठीक है। देखो क्या कहता है, कहता है इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव करा है किसको? एयर लॉन्च स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम इजराइल, जिसका टारगेट क्या होगा? अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर और 32 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अगर हम इसके बारे में बात करें तो कहता है इट विल बी इनिग्रेटेड विद द फ्लीट ऑफ रशियन ओरिजिन Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर और मैन्युफैक्चर्ड बाय, किसने मैन्युफैक्चर करा इसको? कजान हेलीकॉप्टर्स ने। इट वॉज डिजाइन बाय इजराइल कंपनी रफेल, ठीक है, रफेल तो आप सबको पता ही है, एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसको डिजाइन करा है, ठीक है। चलिए, और एयरफोर्स डे मैं आपको भी बता चुकी हूँ 8 अक्टूबर को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पास इस हफ्ते की वीकली करंट अफेयर, सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक पहले समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।